भाई लेक्चर 8, लेकिन उससे पहले भाई लेक्चर 7 देख लेते हैं। लेक्चर 7 में हमने क्या पढ़ा था भाई? लेक्चर 7 में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी जो कि होती है y = mx + c, है ना भाई। और बस भाई उसके बेसिस पे ही लाइक हमने क्वेश्चंस करे थे वो भाई तुम लाइक देख लेना भाई, पिछला ही लेक्चर है ना। अब शुरू करते हैं भाई लेक्चर 8, ठीक है। तो भाई जो लाइक वही पिछले पहले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो भाई क्या ही समझाऊँ मैं, क्वेश्चंस तो ईजी थे, पिछले लेक्चर के ऊपर थे। जैसे भाई फाइंड इक्वेशन विच मेक्स इंटरसेप्ट +4 and 5 on x and y एक्सेस। तो भाई इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे भाई y = 5y ले ली हमने। तो जब भाई अगर पुटेंगे x = 0 एंड चेकिंग y = ये, तो फिर भाई हमने x 0 लिखा और y भाई -5 आ रहा है। इसमें भाई चलो 5 आ गया तो ये आंसर हो गया हमारा। इसमें भाई -20 आ रहा है, इसमें -20 आ रहा है, तो यही है भाई आंसर, ठीक है। ऐसे बस चेक करके हो गया। और भाई ये एक बढ़िया क्वेश्चन था कि भाई जो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकेंड्स एंड t = 8 सेकेंड्स। तो भाई इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालनी है। तो भाई हम जो हैं इससे भाई ये जो है v और t को भाई हम इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे, y = mx + c। तो v को हमने y पे लिखा और x को हमने t पे लिखा, तो v = mt + c, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे m जो है वो तो भाई हमें -4 दे रखा है। भाई -4 कैसे दे रखा है भाई देखो भाई c तो 20 है, ये हमें मतलब ये हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। m जो है tan थीटा हो गया, ठीक है। tan थीटा जो था हमने पिछले पढ़ा था ना कि tan थीटा जो है -tan अल्फा होता है। तो भाई m जो है -4 भाई, अगर आप देखो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो -4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और c वो हो गया, तो बस हमने वो कैलकुलेट किया। तो भाई अब हमने t की वैल्यू 3 लगा दी, फिर t की वैल्यू 8 निकाल दी और भाई v आ गया हमारा, ठीक है भाई। और भाई जो अब अगर इफ़ ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बस भाई हमने ये इक्वेशन दे रखी थी हमें, इससे हमने सॉल्व कर लिया भाई, हम उसी फॉर्म में ले आए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले की। उसमें भाई हमने निकाल ली सबकी वैल्यू और वो बना दिया ग्राफ। इसमें भी भाई देखो, इसमें PV = nRT दे रखी थी, तो P हम उस वाले उसमें ले आए भाई, उस वाले उसमें ले आए, ठीक है। nRT + C जो है 0 हो गया, C 0 हो गया। और जो वो है स्लोप वो nRV है, तो tan थीटा है, तो कुछ भाई स्लोप होगा ये tan थीटा। और जो भाई C तो 0 है, तो यहाँ से जाएगा, वैसे हमने बना लिया भाई। अब भाई जैसे अब P = mv है, तो भाई यहाँ पे C तो है नहीं, तो फिर भाई ये जो है 0 से जाएगा। यहाँ पे +4 है, तो फिर भाई यहाँ पे 4 से जाएगा, समझ गए। बस भाई यही था। हाँ भाई अब जो है मेन अब शुरू होता है ना। भाई देखो ग्राफ ने मुझसे क्या कहा भाई, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। भाई मैं आगे से सिंगिंग नहीं करूँगा, लेकिन भाई तो फिर भाई इसके मतलब छूकर मेरे मन को जगह तन लिखो, तन मतलब सरफेस को, ठीक है। तो छूकर मेरे तन को किया तूने क्या इशारा, मैंने ग्राफ को बोला भाई छूकर तेरे तन को मैंने किया स्लोप का इशारा। ये मतलब जैसे भी ग्राफ दे रखा है तो हमें स्लोप निकालना है, तो भाई हमने बस इसको छुआ, इसको भाई यहाँ स्लोप निकल गया। जैसे भाई ऐसा कर्व में दे रखा है तो हमने एक टेंजेंट सा बना लिया, इस हमने बस एक जगह छुआ स्लोप निकल गया, एक जगह छुआ स्लोप निकल गया। तो हम इसको tan थीटा छू कर तन मतलब सरफेस को थीटा निकाल के उस पॉइंट का स्लोप निकाल गया, ठीक है भाई। ये जो है मेन चीज़ ये आज पढ़ेंगे कैसे है, ठीक है। ये आज पढ़ेंगे, तो भाई एक तरह से बस ये बता दें कि आज क्या पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा भाई जो हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ भाई, ये तो सबको पता होगी, नंबर सिस्टम भाई 0 + 1 + 2 + 3 ये बढ़ रहा है, घट रहा है ना। ये देखो जैसे भाई ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे जाएंगे तो घट रहा है भाई, है ना। क्योंकि भाई -1 से -2 मतलब -1 जो है -2 से बड़ा होता है ना। लेकिन भाई अगर हम मॉड देखें, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड को बता रहा है, मतलब कि भाई जैसे अगर अंदर -5 है तो वो +5 ही होएगा, अगर +5 है +5 ही होगा, -2 है 2 ही होएगा। भाई जो मॉड देखे वो भाई मॉड जो है भाई यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि 4 फिर ये मतलब मॉड करेंगे तो फिर तो 4 नॉर्मल हो जाएगा। मॉड यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में तो ऑब्वियसली इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव में तो इंक्रीज़ ही होएगा कैसे भी हो, है ना। यहाँ पे नॉर्मल, नेगेटिव में की मेन बात है। तो भाई अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मॉड का मतलब ये है कि मतलब साइन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मॉड को मैग्नीट्यूड बता रहा है ना भाई। अब जैसे भाई हमें 3 लाइन दे रखी हैं, ठीक है। तो भाई हम देखेंगे कि स्लोप जो है भाई इंक्रीजिंग फ्रॉम A to B to C, मतलब स्लोप भाई पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। स्ट्रेट लाइन जितना वर्टिकल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतना ज़्यादा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, है ना भाई। अब जैसे भाई ये A जो है इसकी 120 डिग्री है, ये है 150 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है भाई A = B ज़्यादा होगा, मतलब A इज़ ग्रेटर देन B। क्यों भाई क्योंकि भाई
क्या बोला था, परपेंडिकुलर से ज़्यादा है ना, परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, तो फिर भाई जो ए का है वो परपेंडिकुलर से देखो ज़्यादा पास है ना, तो फिर इसका ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू ए। भाई इसमें हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप परपेंडिकुलर से ज़्यादा, लेकिन अगर हम स्लोप को देखें, ओवरऑल स्लोप को देखें, तो वो तो भाई बी का ही ज़्यादा होगा ना। कैसे भाई, कैसे भाई देखो, अब जैसे एम ए हमने tan 120 डिग्री निकाला -√3, और एम बी जो है tan 150 डिग्री, तो हमने -1/√3, तो हो गया -0.58 और -1.71, है ना, है ना। अब भाई अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को देखें, हम नेगेटिव को इग्नोर करें, तो भाई ए ज़्यादा ही है, ए ज़्यादा ही है, ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन भाई हम स्लोप को देखें ओवरऑल, तो भाई नेगेटिव में छोटी वैल्यू ज़्यादा होती है ना बड़ी वैल्यू से, इसलिए ये बोला है। ठीक है भाई। अब जैसे भाई अगर क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू mod x, ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये होगा कि y कांट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, y कांट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो भाई हमें इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो भाई मॉड को रिमूव करो और ड्रॉ ग्राफ। अगर हम मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो नॉर्मली हमने ऐसे ग्राफ बना लिया कि y इज इक्वल टू x का ऐसे ग्राफ होता है ना। लेकिन भाई हमने क्या पढ़ा भाई, y की जो है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमने नेगेटिव को घाटा भाई ये हो ही नहीं सकता। जो है y की नेगेटिव वैल्यू को मॉड लगा के पॉजिटिव ले लो, मॉड लगा के पॉजिटिव ले लो, एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया, ठीक है, और y की नेगेटिव वैल्यू को इमेज बना लो। जैसे ये यहाँ पे जा रहा था, लेकिन भाई नेगेटिव तो हमने पढ़ा हो ही नहीं सकता, तो फिर हमने भाई इसे बस ऐसे कर दिया, तो फाइनल ग्राफ ये आ गया इसका। समझ रहे हो भाई, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन भाई क्योंकि मॉड है, तो फिर मॉड मतलब कि भाई y जो है नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए भाई हमने बस यहाँ पे एक्स को मिरर बना के ऐसे ले लिया। ठीक है भाई। अब अगर y -6 हो, है ना, तो फिर भाई पहले भाई हमने मॉड हटाया, तो y इज इक्वल टू -6 का ऐसे ग्राफ बना लिया। लेकिन भाई फिर हमने ये भाई नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऐसे बना दिया अपने मिरर लेके। सिमिलरली भाई -2 है, x -2 है, ठीक है, -2 क्या हो गया, -2 भाई एक तरह से वो हो गया, क्या नाम है, c हो गया भाई, है ना, -2c हो गया। हाँ, तो भाई ऐसे थ्रू जाएगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, -2 से 45 डिग्री तो आएगी ना, ऐसे जाएगा। लेकिन भाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स तो काटा यहाँ मिरर बना दिया ऐसे, तो फिर भाई 2 के थ्रू जाएगा, ऐसे बन गया भाई इसका ग्राफ, ये ऐसे बन गया, है ना भाई। अब भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है कि जो y होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, मतलब भाई लीनियर डिपेंडेंसी है, मतलब लीनियर डिपेंडेंसी y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो वो होता है ना इक्वेशन टाइप ऑफ, वो होती है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है, y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ये तो एक तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा था कि भाई y इज इक्वल टू x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है ना, वो होता है y इज इक्वल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो फिर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो हमने y इज इक्वल टू 1/x लिख लिया, ठीक है भाई। अब भाई ये नॉर्मल सी बात थी भाई, जैसे भाई हमने 8th-9th में पढ़ा है कि भाई आज के बाद कुछ भी कैसा भी वो दे रखा हो इक्वेशन, अगर हमें ग्राफ बनाना तो कैसे करेंगे भाई, जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ x रख लेंगे और y निकाल लेंगे भाई, तो है लोकेट फिर कोऑर्डिनेट्स x और y, और फिर भाई उन सारी डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये जैसे अब y इज इक्वल टू 1/x पे करके दिखाएं, भाई ये तो हम छोटी क्लासेस में कर ही चुके हैं ना। भाई x को 0 रखा तो y की वैल्यू इन्फिनिट आ गई, x को 0.01 लिखा तो y की वैल्यू 100 आ गई। कैसे निकाल रहा हूँ मैं ये, अरे भाई y इज इक्वल टू 1/x तो 1/0 इन्फिनिट, y इज इक्वल टू 1/0.01 तो 1/100, तो ये 100 आ गया। 10 0.1 रखा तो 10 आ गया, 0.5 रखा तो 2 रखा, 1 1 5 0.2 ऐसे हमने निकाल ली, और हमने प्लॉट करे और ऐसे आ गया। भाई हमने देखें तो भाई y इज डायरेक्टली इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब भाई अगर हम क्वेश्चन में देखें तो भाई जो कुछ भी जैसे भी ग्राफ लाइक ऐसी फॉर्म में होंगे, जैसे y अगर हम देखें तो ये y वैसे तो y इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट हो गया बाकी, और ये हो गया वो x हो गया। अगर हमें दे रखा हो कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन b एंड r, भाई ऐसा हाइपरबोला बनेगा भाई। इसमें भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भाई h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p, भाई h कॉन्स्टेंट होता है तो फिर लैम्डा और p के बीच में ऐसे बन गया हाइपरबोला, ठीक है भाई। अब भाई जो है y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/√x, y इज इक्वल टू x³, तो भाई इन तीनों का ग्राफ तो सेम ही रहेगा, इन तीनों का ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। अगर अलग अलग बनाया तो तीनों का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि भाई इस फॉर्म में तो दे रखा है y इज इक्वल टू 1/x, है ना, इस फॉर्म में तो दे रखा है। लेकिन भाई अगर हम इसे साथ में बनाएं, अगर हम तीनों को साथ में बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि जैसे भाई y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 1/x², तो देखो भाई जैसे 1/x का ये बन रहा है, ठीक है, 1/x² का भाई ये नीचे चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा,
क्यों भाई? क्योंकि भाई यहाँ पे x की वैल्यू तो भाई स्क्वायर हो गई ना, x की वैल्यू डबल बढ़ गई है, तो फिर भाई y की वैल्यू जो है नीचे जाएगी। समझ रहे हो? समझ आ रहा है तुम्हें? भाई ये ऊपर वाला छोड़ो, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ऐसे छोड़ो। ठीक है भाई, x जो भाई x वन है तो y वन तो वन होएगा ही, क्योंकि भाई यहाँ पे वन निकलेंगे, वन का स्क्वायर वन तो वन ही आ गया, ये भी वन ही आ गया, तो यहाँ पे ही मिल रहे हैं। लेकिन मेरे पास पे 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 1/4 और ये है 1/2। तो भाई अगर ये 1/2 इतना नीचे जा रहा है तो लेकिन 1/4 तो ज़्यादा नीचे जाएगा ना, समझो, मतलब अगर ये इतना नीचे जा रहा है तो फिर भाई स्क्वायर जो है ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई ई पॉइंट चार्ज जो है KQ/R², 2KQ/R³ और K λ वो, ठीक है, हमने ऐसे निकाल लिया। तो हम देखेंगे तो ई जो है 1/R², 1/R³ 1/R, तो हम देखा भाई 1/R वाला सबसे ऊपर, फिर 1/R² वाला उससे नीचे, फिर 1/R³ वाला उससे नीचे। ठीक है भाई। अब भाई जैसे y1 इज इक्वल टू 1/x, y2 इज इक्वल टू 2/x, y3 इज इक्वल टू 4/x, y4 इज इक्वल टू 8/x। मतलब यहाँ पे भाई मतलब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी ग्राफ उतना ऊपर जाएगा। जैसे भाई यहाँ पे तो भाई नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली जो है नीचे जा रहा था, क्योंकि भाई y की वैल्यू घट रही थी, है ना, तो ज़्यादा नहीं जा रहा था। इनमें ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी तो y की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो भाई जैसे यहाँ पे 1/x है तो नीचे आएगा, अगर 2/x है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, 3/x, मतलब भाई ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर तुम सोचो तो कॉमन सेंस है ना। यहाँ पे भाई हमने वही पॉइंट निकाल के वो कर लिया, ग्राफ तो ऐसे बन रहा था। ठीक है भाई, अपने एग्जांपल दे रखा था कि भाई जैसे थर्मोडायनामिक्स में भाई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT1। ठीक है, और PV जो है कांस्टेंट हो गया, तो जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट अपॉन V, तो हमें P और V का ग्राफ निकालना है। और जो T जो है वो भाई T3 बड़ा है, फिर T2 बड़ा है, फिर T1 बड़ा है, तो T3 वाला सबसे ऊपर होगा, फिर T2 फिर T1, ऐसे बन जाता है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, सोचो कितना ईजी। अब पैराबोला पे आ गया भाई। पैराबोला वही हमने वो भाई 8वीं 9वीं क्लास का देखा, वापस हमने 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4। तो इसकी क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है भाई, जो अब y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। क्यों भाई अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले -2 ले, तो -2 इंटू -2 कितना होता है, 4 होता है ना, तो भाई y तो है हमेशा पॉजिटिव होएगा, इसमें भाई हमेशा पॉजिटिव होएगा। जैसे -1 का भाई स्क्वायर 1 होता है, -2 का 4, ऐसे हमने निकाल ली वैल्यूज़। अगर हम ग्रोथ करें तो ऐसे बनता है भाई, ऐसे, क्योंकि भाई y जो है कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऐसे नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा, क्योंकि भाई y जो है x स्क्वायर से बराबर है, और x स्क्वायर में तो भाई सब पॉजिटिव हो ही जाता है, नेगेटिव भी। तो यह है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, ऐसे बनता है नॉर्मली पैराबोला। ठीक है भाई, अब जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो भाई हम ये समझ रहे थे कि भाई जो स्ट्रेट लाइन में स्लोप है वो कांस्टेंट है, लेकिन भाई जो पैराबोला में है वो भाई ये स्लोप जो है भाई ये ना x से वैरी करता है, ये x से वैरी करता है। और जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट होता है, लेकिन पैराबोला हाइपरबोला में x से वैरी करता है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? अगर भाई तुम खुद ही समझो भाई कि भाई जो स्लोप हो गया, अच्छा यार मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, एक बार रुको। पहला डिफरेंशिएशन भाई ये हम आगे पढ़ते हैं, अगर तुम्हें ये पार्ट स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन भाई अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ रखा हो पहले डिफरेंशिएशन, या फिर तुम पता हो तो फिर डिफरेंशिएशन भाई हम सोचें तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, तो अगर तुम्हें स्किप करना है स्किप कर लो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता है ना, तो भाई जो होता है स्लोप ऑफ अ पॉइंट कितना हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई ऐसे हम करेंगे तो फिर भाई ये mx जो है, m तो कॉन्स्टेंट है, x जो है भाई ये कट जाएगा भाई, 0 ये तो 1 हो जाएगा, है ना। और डी सी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, तो हमने देखा स्लोप जो है m आगे कॉन्स्टेंट आ गया, है ना, m आगे कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है भाई, जैसे भाई 4x है, भाई हमने 4x को किया तो 4 आ गया, कांस्टेंट आ गया। लेकिन भाई हम पैराबोला का करें, इसकी डिफरेंशिएशन करें x स्क्वायर, तो भाई इसमें x आ रहा है, 2x आ रहा है, तो 2x जो है भाई ये जो स्लोप की वैल्यू है मतलब x से वैरी कर रही है, समझ रहे हो, स्लोप की वैल्यू जो है x से वैरी कर रही है, समझ रहे क्या भाई। अगर हम खुद भी सोचे भाई, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, भाई इसमें वैरी इसलिए नहीं करेगी क्योंकि भाई हमने, भाई तुम्हें याद हो कि भाई हमने वो पढ़ा था ना कि क्या नाम था, स्ट्रेट लाइन का एक किनारा x और वो m और c फिक्स हो हमारा याद है तुम्हें वो, भाई ये फिक्स होता है। लेकिन भाई अब तुम ये सोचो भाई y जो है वो x स्क्वायर है, अगर x से चेंज ही हो रहा है तो ऑब्वियसली भाई स्लोप तो चेंज होएगा ही ना। मैं मतलब ये छोड़ो, रुको मैं तुम्हें एक और इजी तरीके से बताता हूँ, रुको एक सेकंड रुको। ये देखो भाई, जैसे ये मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, तो अगर हम स्लोप देखें तो भाई ये देखो यहाँ पे भी स्लोप सेम ही है,
ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप सेम ही है, यहाँ पे भी स्लोप सेम ही है। अगर हम देखें भी, अगर हम ये सब छोड़ दें, चलो ये छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो भाई यहाँ पे देखो ये थीटा सेम है, और भाई स्लोप भी सेम है, tan थीटा होता है स्लोप, लेकिन भाई सेम ही आता है। थीटा अगर सेम है तो tan थीटा तो सेम रहेगा। लेकिन हम भाई अगर हम वो देखें, पैराबोला देखें, या फिर भाई हम वो देखें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखें, भाई इसमें देखो, भाई इसमें तुम खुद ही बता सकते हो कि स्लोप डिफरेंट है। भाई इस पॉइंट पे स्लोप जो है ये ऐसा सा बन रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा सा बन रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा बन रहा है, तो यहाँ भाई थीटा तो हर बार चेंज हो रहा है। इसमें भाई इसमें ऐसा सा बन रहा है, ऐसा सा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इसमें भी थीटा हर बार चेंज हो रहा है भाई। इसलिए भाई अगर हम ये सब भी भूल जाए, भाई हम देख के ही बता सकते हैं भाई कि भाई जो वो है एक स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट होता है स्लोप, लेकिन जो भाई पैराबोला वगैरह में होता है ये भाई एक्स से वैरी करता है ना। भाई ये वो थे भाई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो नॉर्मल ऐसा बन गया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो नॉर्मल तो ऐसे ही होता ही है। अब माइनस में मतलब नीचे की तरफ बन गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मतलब 4 भाई वो है इंटरसेप्ट है, तो फिर इस 4 पे बन गया, वाई इक्वल टू -4 पे बन गया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था भाई, ऐसा करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।